बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात बदस्तूर कंट्रोल से बाहर, फाशिस्ट रजीम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। फार्म 47 की सरकार के पल्ले भी कुछ नहीं, अवाम में पजीराई है नहीं, अवाम का मुआशी कत्ल बदस्तूर जारी है। ना शहरी बचे हुए हैं, ना किसान बचे हुए हैं, ना देहाती बचे हुए हैं, कोई भी नहीं बचने पा रहा। और मीडिया पर बदस्तूर पाबंदियां और पाबंदियां और पाबंदियां आयद की जा रही हैं। और मीडिया भी हमारा ऐसा है कि वो भी भेड़ बकरियों की तरह बिल्कुल हर पाबंदी को आंखें बंद करके कबूल कर रहा है और ताबेदारी में इंतहा की हुई है। कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। पाबंदियों पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं और वो समझते हैं कि ये पाबंदियां सिर्फ इन पर हैं, हम पर नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन पाबंदियों की लपेट में सब आते जा रहे हैं। और अब जो एक फार्म 47 की जाली सरकार आई है, उन्होंने भी पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी हैं। और न सिर्फ मीडिया पर बल्कि अब अदलिया के लिए बाकायदा तौर पे एक गालम गलोच ब्रिगेड मैदान में उतार दिया गया है। गालम गलोच ब्रिगेड और उसके लिए इंतखाब किया गया है फार्म 47 के चंद लोगों का। और वो बदस्तूर हर रोज आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गालियां देते हैं ऑनरेबल जजेस को, अदलिया को धमकाते हैं और उसके बाद अपना फर्ज अदा करके चले जाते हैं। कुछ लोग शैतानी मीडिया, जिसको कहा जाता है शैतानी मीडिया के लिए कुछ लोग छोड़े हुए हैं, वो वहां पे अपना काम कर रहे हैं। और अब उसमें शायद हल्की सी ब्रेक लग जाए। बिल आखिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जो तगड़े जजेस हैं, उन्होंने कुछ थोड़ा सा एहसास दिलाया और उस एहसास दिलाने के बाद बिल आखिर कुछ लोग जो हैं उनको नोटिस जारी हो चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का पहला दिन था और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का बेंच था और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इरफान सादत ये मौजूद थे जी। फुल बेंच ने समाअत की और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज पेश हुए, अदालत की मुआवनत की। और फाजिल अदालत ने पूछा कि क्या आपने एक कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज है, सवाल पूछा गया। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी मैंने नहीं सुनी, मेरे खिलाफ इससे ज्यादा गुफ्तगू की गई। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा और मैंने नजरअंदाज किया और नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, तो लिहाजा इन्होंने अब बाकायदा तौर पे जजेस को धमकाना शुरू कर दिया है, इदारों को बदनाम करना शुरू कर दिया है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि किसी जात पे एतराज करें लेकिन अदारों को धमकियां मत दें। और इस तरीके से जो इब्तदाई समाअत हुई, उस समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और समाअत में, आइंदा समाअत में जाती हैसियत में इन दोनों को तलब कर लिया। और चूंकि मालूम है आपको कि बहुत ही सख्त तरीन गुफ्तगू, और उसमें सिर्फ फैसल वाडा मुस्तफ़ा कमाल ही नहीं बल्कि ओन चौधरी साहब ने भी इस बारे में अपना काफी हिस्सा डाला है। देखते हैं कि उसमें बाकी इसके साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी जो हैं वो भी इसमें पेश रहे और अता तारड़ साहब भी हैं। तो देखते हैं कि इसके बाद इस दायरे को आगे बढ़ाया जाता है या फिर यहीं तक रखा जाता है। लेकिन फिल वक्त जो है आज पहली समाअत हुई थी, तो पहली समाअत में ये एक पेशरफ्त हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसके लिए जरूरी है कि बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए और बड़ा बेंच तश्कील देने के बाद और उसकी समाअत वो करनी चाहिए। फैसल वाडा के बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए हैं। दोनों ही अफराद अरकान पार्लिमान हैं और अरकान पार्लिमान में गुफ्तगू कर लेते, प्रेस क्लब की चॉइस क्यों की गई? तो प्रेस क्लब का मामला यह है जी कि अगर ये ईवान में करते, क्योंकि हुकूमती अरकान है, तो उसमें हुकूमत जो है वो जाहिर होनी थी कि जी हुकूमत भी इसमें शामिल है, स्पीकर भी शामिल हैं। तो इसलिए उससे बचने के लिए इन्होंने, उस इल्जाम से बचने के लिए इन्होंने कहा कि आप प्राइवेटली करें ताकि हुकूमत पर एतराज ना आए, लेकिन हुकूमत आपको बचाने में पेश होगी। उसकी वजह यह है कि आज पूछा गया कि इसकी जो इस्तगासा है वो कौन होगा, यानी कि इस केस को प्रोसीड कौन करेगा। तो
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि इसकी प्रोसीडिंग करेंगे अटॉर्नी जनरल होंगे, वो इस्तगासा की तरफ से आएंगे और वो इसको प्रोसीड करेंगे। तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर शुरू होती है तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है तो अटॉर्नी जनरल जो है वो किस साइड पे होंगे, वो किसको बचा रहे होंगे। तो लिहाजा इसके लिए एक इंडिपेंडेंट जो है वो वकील का होना जरूरी है, सीनियर लॉयर का, जो कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो उस केस को आगे लेके बढ़े। वरना अटॉर्नी जनरल साहब से किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि वो हुकूमत का पार्ट एंड पार्सल हैं और उनका हिस्सा हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ कहा कि हमारा इंडेक्स 137वें नंबर पे है। हमें भी पता है सबसे कमजोर आदमी मुआशरे में वो होता है जो बंदूक उठाता है, और इससे भी कमजोर आदमी वो है जो गालम गलोच करता है। तो आज जाहिर है ये गालम गलोच ब्रिगेड ही है जो कि मैदान में उतारा गया है। इससे भी कमजोर आदमी वो है जो गाली देता है, गालम गलोच करता है। जिसके पास दलाइल हों इसको इस सब की जरूरत नहीं होती। जिसके पास दलाइल हैं वो आए और अपने दलाइल से हमें भी खामोश करा दे। और कमिश्नर ने बयान दिया धांधली का, कैसे मैं कैसे धांधली कर सकता हूं। चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा कमिश्नर रावलपिंडी की बात की, तो हम उसके बाद उसमें यही कहेंगे कि इसके लिए जरूरी है कि फॉर्म 47 की जो इल्जाम है उस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को चाहिए कि वो जाने से पहले पहले, रिटायरमेंट से पहले पहले उसकी उस केस को टेकअप करें और फॉर्म 45 की जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके हवाले करें हुकूमत, ताकि काजी फैसल साहब पे जो इल्जाम है वो इल्जाम भी खत्म हो सके। क्योंकि काजी साहब जो हैं वो जब भी कोई केस आता है तो उसमें कमिश्नर रावलपिंडी का जिक्र जरूर करते हैं, जिन्होंने इल्जाम लगाया है कि फॉर्म 47 जो तकसीम किए गए जबरदस्ती और इलेक्शन जो चोरी किया गया उसमें चीफ जस्टिस साहब पे भी इल्जाम लगाया है और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी इल्जाम लगाया है। तो अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो है आज थोड़ा सा एतराज किया किसी भी किस्म की हतमी बात करने से। बहरहाल नोटिस हो चुका है जी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि शफाफियत लाने की कोशिश की, अपने इख्तियारात कम के दिए, बंदूक उठाने वाला और गाली देने वाला कमजोर तरीन शख्स होता है। तो बहरहाल जी आजकल तो बंदूक ही इस्तेमाल की जा रही है और बंदूक को ही सबसे ज्यादा मौसर हथियार समझा जा रहा है। आइन भी बंदूक के जोर पे तोड़ा जा रहा है, जजों को धमकियां दी जा रही हैं, मीडिया पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं, इलेक्शन चोरी किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल देखिए आगे आगे होता है क्या। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई चली तो केस का केस में इस्तगासा कौन होगा। तो अटॉर्नी जनरल इस्तगासा अटॉर्नी जनरल तैयार करेंगे। अब वजन आपके कंधों पर है, चीफ जस्टिस साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा। क्या शोकाज नोटिस होना चाहिए? यह सिर्फ नोटिस होना चाहिए। मुल्क का हर शहरी अदलिया का हिस्सा है। जर्मनी में हिटलर गुजरा है, वहां आज तक कोई रो नहीं रहा। गलतियां हुई, इन्हें तस्लीम करके आगे बढ़ें। स्कूल में बच्चे गलती तस्लीम करे तो उस्ताद का रवैया बदल जाता है। चीफ जस्टिस साहब ने इशारा कहा कि जनाब आए और माफी शाफी मांग लें और माफी मांग के अपनी जान छुड़वा लें। ये है एक इशारा दिया है, उन्होंने वे आउट बताया है। दोनों को बुला लेते हैं, हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने आज की कार्रवाई का जो हुक्मनामा है वो जारी कर दिया और उस हुक्मनामे में ये कहा है कि आइन का आर्टिकल 19 आजादी इजहार राय देता है, लेकिन तौहीन अदालत की ना करने की कदगन मौजूद है। बादियों नजर में फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा को शो का नोटिस जारी करते हुए जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। तो 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है और मुस्तफा कमाल को भी साथ ही शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया है तौहीन अदालत का। इस तरीके से अदालत ने पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर लिया है और समाअत जो है अब 5 जून को होगी। और 5 जून के बाद ज्यादा इम्कान यही है कि छुट्टियां हो जाएंगी गर्मियों की, तो हो सकता है ये केस आगे लिंगर ऑन हो जाए या फिर 5 जून को ही इसको खत्म कर दिया जाए जब इनकी तरफ से माफीनामा आएगा। पार्लियामान का बेहद एहतराम है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर कोई शिकायत है तो आए दरखास्त दे दें, मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई में तजब्जत का शिकार हूं। तो ये भी आज की गुफ्तगू में हुआ। जबकि दूसरी जानिब जी एक और काम हुआ है और वो है मीडिया पर पाबंदियां। और मीडिया पर पाबंदियां पहले ही बहुत ज्यादा हैं और पहले ही मीडिया जो है वो आजाद नहीं है। सोशल मीडिया पर पहले ही पाबंदियां हैं और ट्विटर एक तवील अरसे से बंद है। आप सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा कुछ बोल नहीं सकते टीवी पर। और तमाम प्रोग्राम जो हैं करंट अफेयर्स के टॉक शोज जितने भी हैं उनको मॉनिटर किया जाता है और न सिर्फ मॉनिटर किया जाता है बल्कि रेगुलेट किया जाता है।
اور اس میں بھی آپ مکمل طور پہ کنٹرول ہے، کانٹینٹ جو ہے وہ صرف سرکاری کانٹینٹ آئے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دائیں بائیں ہوتا ہے تو اس کو بھی دھر لیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہوا ہے قومی اسمبلی میں، پارلیمان میں ایک کام ہوا ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، آپ کو معلوم ہے وہ کیسے تشریف لائے ہیں اسمبلی میں، اور کیسی زبان بھی خواتین کی جو ہے خواتین کی بے حرمتی میں وہ مہارت رکھتے ہیں، اور اسمبلی کے اندر ہی یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آج ایک کام کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو باہر آ جاتے ہیں ہمارے گیلری میں اور پارلیمان میں، یہ ٹک ٹاکر، یوٹیوبر اور سوشل میڈیا والے، یہ بہت ان کی بھرمار ہے، اور پھر یہ جو ارکان پارلیمان اپنے لوگوں کو، ایک جماعت والے اپنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، تو یہ سیکیورٹی رسک ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ یہاں دروازے سے نکلیں تو 40-50 بندے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرا خدشہ سیکورٹی سے متعلق ہے، 90 کی دہائی میں کوئی MNA مخصوص کارڈ جاری کرا سکتا تھا۔ داسو کے اندر جو واقعہ ہوا وہ 10 دن پاکستان کے اندر رہی، یہاں پر کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ اس دن ایک پارٹی کے سوا 100 سے زائد لوگ گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیکورٹی سٹاف سے درخواست ہے کم از کم تعداد میں لوگوں کو آنے دیں، اور نہ یہ موچی دروازہ ہے، نہ ڈی چوک ہے کہ لوگ یہاں لائے جائیں۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کل بھی آپ کو پیغام بھیجا ہے، میں مین گیٹ پر ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا انفلوئنسر موجود ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ ان کو ذرا تھوڑا سا دفع دور کر دیں، اور یہ سیکورٹی رسک بھی ہیں، اور یہ کمین لوگ ہیں، ان کو کیوں آپ لے آتے ہیں؟ تو لہٰذا اسپیکر صاحب نے فوراً ہی، اسپیکر قومی اسمبلی نے فوراً پابندی عائد کر دی ہے جی، اور اب پارلیمان میں جو ہے وہ میڈیا اپنا کام نہیں کر سکے گا۔ وہ مین میڈیا ہے یا وہ یوٹیوب پہ کام کرنے والے ڈیجیٹل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کوئی بھی پارلیمان کی راہداریوں میں کام نہیں کر سکے گا، گفتگو ریکارڈ نہیں کر سکے گا۔ تو اس طریقے سے اسپیکر صاحب نے یہ پابندی بھی عائد کر دی۔ تو آہستہ آہستہ دیکھتے جائیے کہ ہوتا ہے کہ یہ ساری جو ہے یہ میڈیا جتنا بھی ہے، جس انڈسٹری کے ساتھ لفظ میڈیا آئے گا، ڈیجیٹل میڈیا ہوگا، سوشل میڈیا ہوگا، الیکٹرانک میڈیا ہوگا، پرنٹ میڈیا ہوگا، پلان یہی ہے کہ سارے کے سارے کو بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ہم جو چاہیں کریں، ہم پہ کوئی تنقید کرنے والا نہ ہو۔ ایک اور خبر جی، کل طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے کل زرتاج گل سے بہت زیادہ بدتمیزی کی مبینہ طور پر، اور کافی کچھ ہوا، اور یہاں تک کہ خواتین جو ہیں وہ رونے لگ گئیں، اس حد تک گفتگو کی گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسی گفتگو، ایسی مغالطات تھیں جو کوئی بیان نہیں کی جا سکتی، رپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ اس پہ کل بھی احتجاج ہوا، اور پھر آج جو ہے ہوا یہ کہ آج طارق بشیر چیمہ صاحب کو آج معطل کیا گیا بقیہ سیشن کے لیے، اور پھر یہ اناؤنس کر کے فوراً ہی جو ہے اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی بھی کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور خواتین کو خاص طور پہ ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی شخصیت اور ان کے مختلف پہلوؤں سے ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، سادہ الفاظ میں یہ کہوں تو، جو کہ ایک نیچ ذہن کی میں کہتا ہوں علامت ہے کہ خواتین کی اگر ہم کسی کی خاتون کی اگر عزت نہیں کریں گے تو پھر اپنی خواتین جو ہوتی ہیں ان کی عزت کون کرے گا؟ تو اس کو دیکھنا چاہیے تمام ارکان پارلیمان کو، اور اس میں خاص طور پہ حکمراں جماعتوں کو جو ہیں ان کو اس سلسلے میں بہت زیادہ سیر حاصل خود کفالت ہیں، خواہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا معاملہ ہو یا پھر کسی اور خاتون کا، اس کی بڑی بہت زیادہ کیا جاتا ہے جی مس بہیو، شیریں مزاری صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، زرتاری گل کا ساتھ ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری خواتین کے ساتھ ہو چکا ہے جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔